प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मुझे आशा है कि आप अपने स्थान पर सुरक्षित होंगे। मानव स्वास्थ्य तथा रोग के इस अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय को हमने अलग अलग भागों में विभाजित किया है। इस भाग में हम मानव स्वास्थ्य में सामान्य रोगों के बारे में बात करेंगे। मानव स्वास्थ्य यानी कि हमारा अपना स्वास्थ्य। हम अपने स्वास्थ्य को कैसे सही रख सकते हैं, कैसे हम तरह तरह की बीमारियों का सामना कर सकते हैं। मानव हमेशा से ही अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करता रहा है। आप सभी ने देखा होगा कि कोरोना की इस महामारी के समय में कैसे सभी लोग अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। सिर्फ बाहरी जीवाणुओं से ही नहीं, हम अपने अंदरूनी प्रतिरोधक क्षमता को भी दुरुस्त करने की तरह तरह के फल और आयुर्वेदिक चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। अगर हम विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान की तुलना में भौतिकी तथा रसायन विज्ञान में प्रगति काफ़ी तेज से हुई है। हमारी रोजाना की जिंदगी में जीव विज्ञान की अपेक्षा भौतिकी तथा रासायनिक विज्ञान के उपयोग की स्पष्टता कहीं अधिक है। यद्यपि 20वीं और 21वीं शताब्दी के मानव के अग्रिम कल्याण के लिए विशेषकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अथवा कृषि में जीव विज्ञान की ज्ञान की उपयोगिता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। प्रतिजैविकों जैसे कि एंटीबायोटिक, संश्लेषित पादप, व्युत्पन्न औषधियां और निषेधित आदि की खोज ने एक ओर तो चिकित्सा व्यवसाय तथा दूसरी ओर मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं। इन वर्षों में मानव की जीवन संभावना में नाटकीय परिवर्तन आए हैं। मानव समुदाय में कृषि, खाद्य संसाधन तथा निदान शास्त्र ने सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन उत्पन्न कर दिए हैं। एक लंबे समय तक स्वास्थ्य को शरीर और मन की ऐसी स्थिति माना गया जिसमें देह के कुछ तरलों जैसे कि ह्यूमर का संतुलन बना रहता है। प्राचीन यूनानवासी जैसे कि हिप्पोक्रेटिस और चिकित्सा का भारतीय आयुर्वेद तंत्र भी यही दावा करते थे। ऐसा माना जाता था कि काले पित्त यानी कि ब्लैक वाइल वाले व्यक्ति गर्म व्यक्तित्व वाले होते हैं और उन्हें बुखार होता है। इस प्रकार के निष्कर्ष का कारण मात्र विमर्शी विचारधारा थी। विलियम हर्वे द्वारा प्रयोगात्मक विधि अपनाते हुए रक्त परिसंचरण की खोज और थर्मामीटर का उपयोग करते हुए काले पित्त वाले व्यक्तियों के शरीर का तापमान प्रसामान्य दर्शाने में स्वास्थ्य के अच्छे तरल की परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस को गलत सिद्ध कर दिया गया। कुछ वर्षों बाद जैविकी ने बताया कि तंत्रिका तंत्र यानी कि हमारा न्यूरल सिस्टम और अंतःस्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम हमारे प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखता है। इस प्रकार मन और मानसिक अवस्था हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती है। निसंदेह स्वास्थ्य भी कुछ बातों से प्रभावित होता है, जैसे कि आनुवंशिक विकार यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स। आनुवंशिक विकार वह अपूर्णताएं हैं जिनको लेकर बच्चा जन्मता है और जो बच्चे को जन्म से ही माँ बाप से वंशागत रूप से मिलती हैं। दूसरा है संक्रमण और तीसरा हमारी जीवन शैली, जिसमें जो खाना हम खाते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो विश्राम हम शरीर को देते हैं और जो व्यायाम हम करते हैं, जो स्वभाव हमारे भीतर है और जिनकी हम में कमी है आदि शामिल हैं। हम सभी स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग आमतौर से करते ही रहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वस्थता नहीं है। इसे पूर्ण रूपेण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित भी किया जा सकता है। जब लोग स्वस्थ होते हैं तो वे काम में अधिक सक्षम होते हैं। इससे उत्पादकता बढ़ती है और आर्थिक संपन्नता आती है। स्वास्थ्य से लोगों का आयुकाल बढ़ता है और शिशु तथा मातृ मृत्यु दर में कमी होती है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता और नियमित व्यायाम बहुत महत्वपूर्ण है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पाने के लिए अति प्राचीन काल से योग का अभ्यास किया जा रहा है। रोग और शरीर के विभिन्न कार्यों पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता
संक्रामक रोगों के प्रति टीकाकरण यानी कि प्रतिरक्षण, अपशिष्टों यानी कि वेस्ट का समुचित निपटान, रोग वाहकों जैसे कि वेक्टर्स का नियंत्रण एवं खाने और पीने के पानी के संसाधनों का स्वच्छ रख रखाव अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। जब शरीर के एक या अधिक अंगों या तंत्रों का प्रकायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और विभिन्न चिन्ह तथा लक्षण प्रकट होते हैं तो हम कहते हैं कि हम स्वस्थ नहीं हैं, अर्थात हमें रोग हो गया है। रोगों को मोटे तौर पर संक्रामक यानी कि इन्फेक्शियस और असंक्रामक दैट इज नॉन इन्फेक्शियस समूहों में बांटा जा सकता है। जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे में आसानी से संचरित होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग बहुत आम हैं और हम सभी कभी ना कभी इसके शिकार हो ही जाते हैं। कुछ संक्रामक रोग जैसे कि एड्स बहुत घातक होते हैं। असंक्रामक रोगों में कैंसर मृत्यु का मुख्य कारण है। नशीले पदार्थ जैसे ड्रग्स और अल्कोहल का कुप्रयोग भी हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। चलिए अब हम मानव में सामान्य रोगों के बारे में बात करते हैं, यानी कि अपने सामान्य तौर पर होने वाले रोगों के बारे में हम बात करते हैं। ऐसे कौन से रोग हैं और हम कैसे अपने आप को इन रोगों से सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जैसे कि जीवाणु जिसे बैक्टीरिया हम कहते हैं, विषाणु, वायरस, कवक जिनको फंजाई कहते हैं, प्रोटोजोन, कृमि जिनको हम हेलमिंथस भी कहते हैं आदि शामिल हैं। मनुष्य में रोग पैदा करते हैं। ये सब विषाणु, कृमि मनुष्य में रोग पैदा करते हैं। ऐसे रोग कारक जीवों को रोगजनक यानी कि पैथोजन कहते हैं। इसलिए अधिकांश परजीवी जिनको पैरासाइट रोगजनक हैं क्योंकि ये परिपोषी यानी कि होस्ट के भीतर या उसके ऊपर रहकर उसे क्षति या हानि पहुंचाते हैं। रोगजनक हमारे शरीर में कई तरह से प्रवेश कर सकते हैं एवं अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं और हमारी सामान्य अत्यावश्यक क्रियाओं में बाधा पहुंचा सकते हैं। इसके फलस्वरूप हमें आकृतिक यानी कि मॉर्फोलॉजिकल और प्रकार्यात्मक भी क्षति हो सकती है। रोगजनकों के लिए आवश्यक है कि वे परिपोषी के भीतरी वातावरण के अनुसार अपने को अनुकूलित कर लें। उदाहरण के लिए जो रोगजनक हमारी आंत्र में प्रवेश करते हैं उनमें अमाशय जैसे कि स्टोमक के निम्न पीएच में जीवित रहने और विभिन्न पाचक एंजाइमों का प्रतिरोध करने की क्षमता होनी चाहिए। अभी हम रोगजनक जीवों के विभिन्न वर्गों के कुछ निरूपकों और उनसे होने वाले विभिन्न रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। इन रोगों के प्रति निरोधक और नियंत्रक उपायों के बारे में भी संक्षेप में हम बात करेंगे और कैसे हम अपने आप को इन रोगों से सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम टाइफाइड ज्वर यानी कि फीवर जिसे हम बुखार भी कहते हैं फैलाने वाले जीवाणु साल्मोनेला टाइफी की चर्चा करते हैं। साल्मोनेला टाइफी एक रोगजनक जीवाणु है जिसमें मानव में टाइफाइड ज्वर यानी कि फीवर होता है। ये रोगजनक आमतौर से संदूषित यानी कि कंटैमिनेटेड भोजन और पानी द्वारा हमारे मुंह के रास्ते छोटी आंत में घुस जाता है और वहां से रक्त द्वारा शरीर के अन्य भागों तक पहुंच जाता है। इस रोग के कुछ सामान्य लक्षण हैं जैसे कि लगातार उच्च ज्वर, ज़्यादा बुखार होना, हमारे शरीर का तापमान 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, हमें कमजोरी महसूस होने लगती है, अमाशय यानी कि स्टोमक में पीड़ा या दर्द महसूस होता है, कब्ज भी हो सकती है, सिर दर्द और भूख ना लगना आदि इसके लक्षण हैं। गंभीर मामलों में अगर जल्दी से इलाज ना करवाया जाए तो आंत्र में छेद और मृत्यु भी हो सकती है। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि विडाल परीक्षण से हो सकती है। टाइफाइड संक्रमण की बात करें तो एक बहुत ही चर्चित मामला मैरी मेलन महिला का है जिसे कि टाइफाइड मैरी भी कहते हैं। मैरी पेशे से रसोइया थी और टाइफाइड से ग्रसित थी। वह वर्षों तक टाइफाइड वाहक के रूप में टाइफाइड फैलाती रही। ऐसा माना जाता है कि मैरी ने लगभग 53 लोगों को टाइफाइड ज्वर से संक्रमित कर दिया था।
जिसमें से कि 3 लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। मैरी अमेरिका की पहली टाइफाइड स्पर्शोन्मुख, जिसे कि हम असिम्प्टोमेटिक वाहक थी, वो भी कहते हैं, जानी कि उसको खुद को टाइफाइड का कोई भी लक्षण नहीं था। तो चलिए अब हम बात करते हैं निमोनिया कारक जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजी की। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजी जैसे जीवाणु मानव में निमोनिया रोग के लिए उत्तरदायी हैं। इस रोग में फेफड़ों यानी कि लंग्स के वायु कोश जो एल्वोलाई होते हैं वो संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमण के फलस्वरूप वायु कोष्ठों में तरल भर जाता है, लिक्विड्स, जिसके कारण सांस लेने में गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ज्वर यानी कि बुखार, ठिठुरन, कंपना, खांसी और सिर दर्द आदि निमोनिया के लक्षण हैं। गंभीर मामलों में होंठ और हाथ की उंगलियों के नाखून का रंग धूमेला यानी कि ग्रे से नीला तक हो जाता है। अगर निमोनिया से संक्रमित व्यक्ति के खांसने से उसकी सांस से बिंदुक यानी कि ड्रॉपलेट किसी स्वस्थ मनुष्य के ऊपर पड़ जाएं या उसकी सांस के द्वारा अंदर लिए जाएं तो स्वस्थ मनुष्य भी संक्रमित हो सकता है। मानव में होने वाले कुछ अन्य जीवाणु रोग जैसे कि अतिसार पेचिश, डायसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया आदि हैं। बहुत से विषाणु यानी कि वायरस भी मानव में रोग का कारक होते हैं। विषाणुओं का ऐसा ही एक समूह नासा विषाणु, जिसे कि हम राइनो वायरस भी कहते हैं, जो मानव में सबसे ज्यादा संक्रामक रोग सामान्य जुकाम फैलाता है। ये सिर्फ नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करते हैं, लेकिन फेफड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सामान्य जुकाम के अभिलक्षण हैं नासीय संफुलता, जैसे कि नेजल कंजैक्शन कहते हैं, और अस्त्राव यानी कि डिस्चार्ज, नाक का बहना, कंठदाह, सोर थ्रोट, स्वर रुक्षता अर्थात फटी हुई आवाज, खांसी, सिर दर्द, थकावट आदि हैं, जो प्राय 3 से 7 दिन तक रहते हैं। संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींकों से निकले बिंदुक जब स्वस्थ व्यक्ति द्वारा सांस लेने पर अंदर जाते हैं अथवा पेन या किताबों, प्यालों, दरवाजों के मुठों, कंप्यूटरों के कीबोर्ड और माउस जैसी संदूषित हुई वस्तुओं के संपर्क में आता है तो उसे भी संक्रमण हो जाता है। मानव में कुछ रोग प्रोटोजुआ से भी होते हैं। आपने मलेरिया के बारे में सुना होगा, एक ऐसा रोग जिससे मनुष्य कई सालों से लड़ता आ रहा है। प्लाज्मोडियम नामक एक बहुत ही छोटा सा प्रोटोजोन जो है इस रोग के लिए उत्तरदायी है। प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां जो है वो पाई जाती हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी हैं। इनमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द्वारा होने वाला दुर्दम यानी कि मैलिग्नेंट सबसे गंभीर है और ये एक घातक भी हो सकता है। आइए प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र पर एक निगाह डालते हैं। जब संक्रमित मादा यानी कि एनाफिलिस मच्छर जो है वो मानव को काटती है तो प्लाज्मोडियम जीवाणु उसका जो स्पोरोजाइट्स होता है के रूप में मानव के शरीर में घुस जाता है। जीवाणु संक्रामक रूप है। प्रारंभ में परजीवी यकृत यानी कि लीवर में अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं और फिर लाल रुधिरी कणिकाओं जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स जिनको हम कहते हैं पर आक्रमण करते हैं, जिससे लाल रक्त कणिकाएं फट जाती हैं। लाल रक्त कणिकाओं के फटने के साथ ही एक अविषालु यानी कि टॉक्सिक पदार्थ हीमोजॉइन निकलता है, जो ठिठुरन और प्रत्येक 3 से 4 दिन के अंतराल से आने वाले उच्च आवर्ती ज्वर, बुखार जो है उसकी अवधि 3 से 4 दिन के अंतर बाद में आती ही रहती है, उसके लिए उत्तरदायी है। इसलिए हमने देखा है कि मलेरिया से संक्रमित व्यक्ति के शरीर में कंपाहट होती रहती है और 3-4 दिन बाद बुखार भी आता रहता है। जब मादा एनोफिलिस मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटती है तब परजीवी उसके अंदर उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उनका आगे का परिवर्तन जो है वो वहां होता है। ये परजीवी मच्छर में बहुत संख्यात्मक रूप से बढ़ते रहते हैं और जीवाणु बन जाते हैं जो उसकी लार ग्रंथियों में जमा हो जाते हैं। जब ये मच्छर किसी मानव को काटता है
तो जीवाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और इस प्रकार उस पर वर्णित घटना आरंभ हो जाती है। ये दिलचस्प बात है कि मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मनुष्य और मच्छर दो परिपोषियों की जरूरत पड़ती है। मादा एनोफिलिस रोग वाहक यानी कि ट्रांसमिटिंग एजेंट अथवा संचरण करने वाली, जिसके हम बैक्टर भी कहते हैं, वो होती है। मानव की बृहत आंत्र में पाए जाने वाले एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोन परजीवी से अमीबियासिस होता है, या फिर अमीबी अतिसार जिसे हम कहते हैं वो होता है। कोष्ठवद्धता, कब्ज, उदरीय पीड़ा और ऐंठन, अत्यधिक श्लेष्मल और रक्त के थक्के वाला मल इस रोग के लक्षण हैं। घरेलू मक्खियां इस रोग की शारीरिक वाहक हैं और परजीवी को संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य और खाद्य पदार्थों तक ले जाकर उन्हें संदूषित कर देती हैं। मल पदार्थ द्वारा संदूषित पेयजल और खाद्य पदार्थ संक्रमण के प्रमुख स्रोत हैं। सामान्य गोल कृमि, जिसे कि हम राउंड वॉर्म कहते हैं, एस्कॉरिस, और फ्लेरिया कृमि, बुचरेरिया, कुछ ऐसे ही कृमि हैं जो मनुष्य के लिए रोगजनक यानी कि पैथोजेनिक हैं। आंत्र परजीवी एस्कॉरिस से एस्कॉरिस्ता, जिसको कि हम एस्कॉरियासिस भी कहते हैं, नामक रोग होता है। आंतरिक रक्तस्राव, जिससे कि इंटरनल ब्लीडिंग हम कहते हैं, पेशीय पीड़ा, ज्वर, अरक्तता जैसे कि एनीमिया और आंत्र का अवरोध इस रोग के लक्षण हैं। इस परजीवी के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकलते हैं और मिट्टी, जल, पौधे आदि को संदूषित कर देते हैं। स्वस्थ व्यक्ति में ये संक्रमण संदूषित पानी, शाक सब्जियां, फलों आदि के सेवन से हो जाता है। बुचरेरिया, जिसको भी हम बुचरेरिया वेनक्रोफ्टाई और बुचरेरिया मेलाई, ये दो अलग अलग प्रजातियां हैं बुचरेरिया की, ऐसे फ्लेरियाई कृमि हैं जिनके कारण अंगों में प्राय अर्ध पाद की लसिका वाहिकाओं जैसे कि लिम्फेटिक वेसल्स को हम बोलते हैं, में धीरे धीरे बढ़ने वाला दीर्घकालीन शोध हो जाता है। ये कृमि इन अंगों में कई वर्षों तक रहते हैं। ये रोग हस्तिपाद जैसे कि हाथी के जैसा पांव हो जाना, जैसे कि जिसको कि हम एलिफेंटियासिस कहते हैं, अथवा फ्लेरियाई जिसे कि हम फ्लेरियासिस कहलाता है। जनिक अंग जैसे कि जेनाइटल ऑर्गन्स पर भी इसका असर पड़ता है और वे प्रभावित हो जाते हैं और इसकी वजह से बड़ी भारी विरूपताएं आ जाती हैं। रोगवाहक मादा मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो रोगजनक उस व्यक्ति के शरीर में संचारित हो जाते हैं। कवक यानी कि फंगस से होने वाले आम रोगों में आपने दाद का नाम भी सुना होगा और देखा भी होगा। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन आदि वंश यानी कि जेनरा के अनेक कवक जो दाद जिसे कि हम रिंग वॉर्म के लिए उत्तरदायी हैं। ये संक्रामक रोग मनुष्य में बहुत ही सामान्य है। शरीर के विभिन्न भागों जैसे त्वचा, नाखून, शिरोवल्क जिसको कि हम स्कैल्पल कहते हैं, पर सूखी शल्की विक्षतियाँ जैसे कि स्केली लीजन्स इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। इन विक्षतियों में तेज खुजली होती है। ऊष्मा और नमी इन कवकों को त्वचा के बलों यानी कि फोल्ड जैसे कि ग्रोइन अथवा पाद उंगलियों के बीच पनपने में मदद करती हैं। दाद आमतौर पर मिट्टी से जहाँ संक्रमित व्यक्तियों के तौलिए, कपड़े जहाँ कंधे तक का प्रयोग करने से भी हो जाता है। अनेक संक्रामक रोगों के निरोध और नियंत्रण के लिए व्यक्तिगत तथा जन स्वच्छता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत स्वच्छता से शरीर को साफ रखना, पीने के पानी को साफ, खाना, शाक सब्जियां, फल आदि का सेवन शामिल है। जन स्वास्थ्य में अपशिष्ट पदार्थ और मलमूत्र उत्सर्जन जिसे कि एक्सक्रीटा हम बोलते हैं का समुचित निपटान, जलाशय कुंडों जो कि पूल्स होते हैं, मल कुंडों जैसे कि सेस पूल्स और तालाबों की समय समय पर सफाई और विसंक्रमण तथा जन खान पान प्रबंध में स्वच्छता के मानक का पालन करना है। ये उपाय विशेष रूप से वहाँ अनिवार्य है यहाँ पर संक्रामक रोग खाद्य पदार्थ और पानी के द्वारा संचारित होते हैं जैसे कि टाइफाइड, अमीबा, अस्केरियासिस, निमोनिया और सामान्य जुकाम जैसे
बाजुवाहित यानी कि एयरवॉर्न रोगों के मामले में उस पर बताए गए उपायों के अलावा संक्रमित व्यक्तियों के या उनके सम्मान के निकट संपर्क में आने से बचना चाहिए। कीट रोग वाहकों के द्वारा संचारित होने वाले मलेरिया और फाइलेरिया जैसे रोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय रोग वाहकों और उनके प्रजनन यानी कि उनकी जो ब्रीडिंग साइट्स हैं उन जगहों का नियंत्रण या उन्हें खत्म कर देना चाहिए। ये लक्ष्य आवासीय क्षेत्रों में और उसके आसपास पानी को जमा नहीं होने देने वाले जैसे कि घरेलू शीतल यंत्रों जैसे कि हम कूलर की नियमित सफाई, मच्छरदानी का प्रयोग के डिंबकों और मच्छर के डिंबकों जिसे कि हम लार्वा कहते हैं को खाने वाली गंबूशिया मछलियां डालने, खाइयों, जल निकास क्षेत्रों और अनूपों जैसे कि दलदल आदि में कीटनाशकों का छिड़काव से किया जा सकता है। इसके अलावा दरवाजों और खिड़कियों में जाली लगानी चाहिए ताकि मच्छर अंदर ना घुस सकें। भारतवर्ष के बहुत से बागों में हाल ही में रोग वाहक बाहित यानी कि एडिस मच्छर, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोगों का व्यापक रूप से फैलने के संदर्भ में ऐसे उपाय और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। जीव विज्ञान में हुई प्रगति से हमें अनेक संक्रामक रोगों से निपटने के लिए कारगर हथियार मिल गए हैं। टीका जो कि वैक्सीन जिसे हम कहते हैं के उपयोग और प्रतिरक्षण कार्यक्रमों से चेचक जैसे जानलेवा रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। वैक्सीन के इस्तेमाल से पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया और टिटनस जैसे अनेक संक्रामक रोगों को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। जैव प्रौद्योगिकी जिसे कि हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं नए नए और अधिक सुरक्षित वैक्सीन बनाने के कगार पर है। प्रतिजैविकों जिसे कि हम एंटीबायोटिक कहते हैं एवं अन्य दूसरी औषधियों की खोज ने संक्रामक रोगों के प्रभावी ढंग से उपचार करने में हमें सक्षम बनाया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस भाग में हमने मानव स्वास्थ्य में सामान्य रोगों के बारे में जाना। हमने ये भी जाना कि हमारा स्वास्थ्य बहुत सी बातों से प्रभावित होता है जैसे कि आनुवंशिक विकार जिसे कि हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, वह अपूर्णताएं जो बच्चे को जन्म से ही माँ बाप से वंशगत रूप से मिलती हैं। संक्रमण और हमारी जीवन शैली के बारे में भी हमने बात की कि किस तरह हमें अपने आसपास की सफाई रखने से बहुत से रोगों से छुटकारा मिल सकता है। इसलिए हमें हमारी जीवन शैली को प्रभावी तथा संतुलित बनाना चाहिए जिससे हमारा खाना पीना, काम करना और व्यायाम करना सब संतुलित हों। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि मानव स्वास्थ्य में सामान्य रोगों के बारे में दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी होगी और इस भाग में दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, कौन से विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय हैं जिन्हें आप संक्रामक रोगों के विरुद्ध रक्षा उपायों के रूप में सुझाएंगे? हमारा दूसरा प्रश्न है, जैविकी के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है? मानव स्वास्थ्य तथा रोग के इस अध्याय के अगले भाग में हम प्रतिरक्षा और एड्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।